आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं बेताबी तेरे इश्क की भाग 4। बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे दोस्तों, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स ने मन खुश कर दिया। तो चलिए चलते हैं आगे। हमारी जगह अगर आपका कोई बेटा होता तो क्या उसे मना करते आप? नहीं ना। अब जो हैं हम चारों ही हैं ना, तो हमें अपनी मदद करने दीजिए। फिर आपकी छत्र छाया में रहेंगे तो आगे चलकर बहुत कुछ बड़ा कर पाएंगे। प्रेम ने पुष्पा की तरफ देखा तो पुष्पा ने हाँ में सर हिला दिया, मगर प्रेम के दिल में तो कुछ और ही चल रहा था, जिसे पुष्पा जी ने भांप लिया। इसलिए उन्होंने बात बदलते हुए कहा, ए श्री, जो करना होगा कर लेना भाई, अभी जाके सो जाओ सब। राशि ने कहा, इतना जल्दी नहीं ना मम्मी। पुष्पा जी ने आंखें दिखाते हुए कहा, तरत जगह करोगी का? देख नहीं रही हो 10:30 बज गया है। फिर सवेरे दौड़ने नहीं जा पाई तो सारा दिन बकबक करती रहेगी। मम्मी सुस्ती लग रही है। मम्मी उठाई नहीं, मम्मी ये मम्मी वो। राशि ने मुंह फुला लिया और अपने कमरे में चली गई तो श्री हंसने लगी। ये बिल्कुल नहीं बदली मम्मी, छोटी छोटी बातों पर फूल जाती हैं। श्री ने रतन और तनु को कहा, चलो तुम दोनों, कल सभी को कॉलेज जाना है ना। श्री के जाते सभी उसके पीछे हो ली। पुष्पा प्रेम के साथ बैठते हुए बोली, क्या बात है जी, आप परेशान दिख रहे हो। प्रेम ने खाना खत्म किया और पुष्पा के पास बैठकर बोले, हमको समझ नहीं आ रहा कि का बोले श्री को, का कहना है श्री को, का सोच रहे हैं, साफ साफ बताएंगे। श्री 23 की हो गई है, ब्याह से भागने का बात हर जगह फैल गया था। ऐसे में दुकान पे जाएगी तो कहीं और बात ना बनने लगे। यहाँ तो आप हैं पुष्पा जी, संभाल लेती हैं, आस पड़ोस का लोग जब बात करता है तो। लेकिन वहाँ हम कैसे संभालेंगे? पुष्पा जी ने कहा, संभालना का है जी, वो कहते हैं ना, इग्नोर करना शुरू करिए, 2-4 दिन बोल के सब लोग चुप लगा जाएगा। आपको समझ नहीं आ रहा है हम कहना क्या चाहते हैं। हम अपना नहीं श्री का बात कर रहे हैं, उसको कितना खराब लगेगा। आस पास का दुकानदार सबका जाने कैसा व्यवहार करेगा। पुष्पा सोच में पड़ गई। बात तो प्रेम की सही थी। छोटे शहरों में लोग अपने काम से काम रखते हैं और दूसरों के मामलों में ज़्यादा घुसते हैं। प्रेम ने फिर कहा, अभी तो श्री की शादी के बारे में भी सोच नहीं सकते। ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, अरे भगवान है ना, देखिएगा सब बेटी लोग को वह पार लगाएंगे, सब बढ़िया बढ़िया घर में ब्याह करके जाएगी सब। पुष्पा ने कहा तो प्रेम बोले, हम कह रहे हैं कि एक बार श्री से बात करके ठीक से उसका मन का बात जान लो। पिछला वाला गलती नहीं दोहराना चाहते हम। एक बार पूछ लो कि आगे का करना चाहती है, काहे कि हमेशा उस दुकान पर तो नहीं ना बैठेगी। एक बार उसका प्लान जान लें तो फिर बिरादरी में उसके लिए लड़का देखेंगे। प्रेम और पुष्पा को पता नहीं चला, मगर श्री बहुत देर से उनकी बातें सुन रही थी। वो सामने आ खड़ी हुई तो प्रेम और पुष्पा दोनों ही चौंक गए। प्रेम ने बात संभालते हुए कहा, अरे बाबू, क्या हुआ, तुम सोई नहीं? श्री ने उनके साथ बैठते हुए कहा, पापा, बहुत समय तक हम चैन से सोए हैं, अब थोड़ा मेहनत करने का समय आ गया है। पुष्पा, कहना क्या चाहती हो तुम? श्री ने हिम्मत बटोर कर कहा, पापा, मैं शादी नहीं करना चाहती, इसीलिए आप दोनों मेरी शादी के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। प्रेम और पुष्पा श्री की बात सुनकर चौंक गए। वो दोनों सोच रहे थे कि श्री को क्या जवाब दें। श्री ने खुद ही अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहा, पापा, अब मैं आपकी सारी जिम्मेदारियां आपके साथ बांटना चाहती हूँ। आपने और मम्मी ने बहुत संघर्ष किया है। आपकी और मम्मी की मेहनत मैंने अपनी आंखों से देखी है। अब मेरी बारी है। उसके बाद श्री ने बहुत सारी बातें बताई। उसने वो सब कुछ साझा किया जो उसने सोच रखा था। अंत में उसने कहा, इसीलिए मैं शादी नहीं करने वाली पापा, कम से कम तब तक तो बिल्कुल नहीं जब तक कि मेरी तीनों छोटी बहनें कहीं सेटल नहीं हो जाती। प्रेम उसकी बात सुनकर और परेशान हो गए और पुष्पा किसी गहरी सोच में डूब गई। युवराज ने अपनी बात साफ साफ वशिष्ठ परिवार के समक्ष रख दी थी। उसने साफ साफ कह दिया था कि वो क्यों अरुण्या से विवाह नहीं कर सकता। साथ ही उसने आशी और अश्वेश के रिश्ते के लिए भी अपनी तरफ से विनती की थी। अब अंतिम फैसला वशिष्ठ परिवार को लेना था। युवराज बोकारो लौट गया था। हालांकि उसने अपने मन का बोझ उतार दिया था, मगर अब भी उसके मन में डर था कि कहीं वशिष्ठ परिवार आशी का रिश्ता अस्वीकार न कर दे, और साथ में ये भी डर था कि कहीं रिश्ता होने के बाद कहीं आशी को उनका कोपभाजन ना बनना पड़े। यही सोचते हुए युवराज अपने टेरेस पर लगे पौधों के बीच बैठा हुआ था।
संजू की जान भी हलक में अटकी हुई थी, क्योंकि अब तक घर में किसी को मालूम नहीं था कि इन दोनों ने क्या किया है। तभी आशी भी टेरेस पर आई और युवराज को वहां देखकर उसके पास चली आई। युवराज को आशी के आने का पता ही नहीं चला। आशी ने पुकारा, भैया। युवराज ने चौंक कर आशी को देखा। आशी उसके पास बैठ गई। युवराज ने उसे देख मुस्कुराने की कोशिश की। आशी ने कहा, भैया, मैं जानती हूँ आप परेशान हैं, पर मैंने आपकी परेशानी को दूर करने का फैसला ले लिया है। युवराज और संजू के कान खड़े हो गए। युवराज ने कहा, आशी, क्या किया है आपने? आशी ने कहा, मैंने दादू से कह दिया है, मुझे वहाँ शादी नहीं करनी। मैं शर्तों पर किए रिश्तों पर भरोसा नहीं कर सकती भैया। युवराज ने चौंकते हुए कहा, क्या? हाँ भैया, मैं अपने लिए आपको दुखी नहीं देख सकती, और फिर मेरा रिश्ता कहीं और भी तो हो सकता है ना भैया। आखिर क्या कमी है मुझ में? आशी आखिरी वाक्य कहते हुए हंस पड़ी। युवराज ने हैरानी से आशी को देखा। कितनी आसानी से आशी ने मुश्किल आसान कर दी थी। युवराज ने मुश्किल से कहा, मेरी छोटी सी बहन कब इतनी बड़ी और समझदार हो गई, मुझे पता ही नहीं चला। आशी ने इठलाते हुए कहा, समझदार तो मैं बचपन से ही हूँ, बस आपको ही समझ नहीं थी। आशी ये कहकर ज़ोर से हंस पड़ी। युवराज भी उसे हंसता देख मुस्कुरा दिया। लेकिन आपको मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा भैया। जो कहेंगे आप, वो करने को तैयार हूँ मैं। आप मुझे और मिशा को श्री राम की आरती में ले चलेंगे और आइसक्रीम भी खिलाएंगे। युवराज ने वादा किया कि वो उन्हें ले जाएगा। आशी मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई तो संजू उछलकर युवराज के पास आकर बोला, बहनें कितनी अच्छी होती हैं ना पंडित, तुम्हारी मुश्किल कितनी आसानी से हल कर दी आशी ने। और एक हमारी भाभी की बहनें हैं, चलती फिरती आफत। युवराज को राम मंदिर वाली घटना याद आ गई। साथ ही राम मंदिर जाने पर श्रद्धा के मिलने की उम्मीद से भी उसका चेहरा दमक उठा। संजू ने उसका चेहरा देखा तो उसे छेड़ने लगा, पंडित यार, तेरे गाल क्यों लाल हो रहे हैं? युवराज चौंक गया। क्या? संजय, हाँ, लगता है भाभी के ख्यालों से तुम्हारे दिल में कुछ कुछ हो रहा है, इसीलिए तो गाल दमक रहे हैं तुम्हारे। क्या बकवास कर रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे भी हम आशी और मिशा के साथ जाने वाले हैं, तो वहाँ ऐसी वैसी कोई बात मत करना तुम, समझा? अब इतनी तो समझ है मुझ में। बेहतर होगा कि मेरे ऊपर दिमाग खर्चने से अच्छा होगा कि तुम ये सोचो कि भाभी से क्या बात करेंगे और कैसे करोगे। युवराज मुस्कुराने लगा और मन ही मन सोचने लगा, कैसे कह दूं कि तेरे इश्क में बेताब हो गया हूँ। था ब्रह्मचारी, लेकिन देखा जब से तुझको तेरा दीवाना हो गया हूँ। युवराज और संजय भी आशी और मिशा के साथ राम मंदिर आए थे। आशी और मिशा काफ़ी दिनों बाद आई थी, तो वह मन लगाकर आरती में भाग ले रही थी। युवराज आज अपनी बहनों के साथ था तो उन्हें लेकर सतर्क था। वहीं संजय की नज़रें इधर उधर भटक रही थी। नज़रें तो युवराज की भी आतुर थी, कहीं श्रद्धा नजर आ जाए, मगर उसने खुद को नियंत्रण में रखा हुआ था। आरती के बाद आशी और मिशा बाकी मंदिरों में भी दर्शन को चली गई। युवराज मंदिर से निकलकर बाहर पेड़ों के साथ बने चबूतरे पर बैठ गया। संजय तो एक दो चक्कर भी लगा आया, मगर श्री का कुछ पता नहीं चला। पंडित यार, लगता है भाभी आज नहीं आई। युवराज ने संजय की तरफ देखा। श्री के लिए भाभी का संबोधन सुनकर युवराज को अलग ही अनुभूति होती थी। वो संजय को देखकर मुस्कुरा दिया। कई दिनों से अवकाश पर हैं हम, कल से महाविद्यालय जाएंगे। पंडित यार, तुम्हें किसने इंग्लिश का प्रोफेसर बना दिया? तुम्हारी हिंदी सुनकर कभी कभी हमारे दौरे पड़ने लगते हैं, क्योंकि अंग्रेज़ी विषय पर अच्छी पकड़ है हमारी। हाँ, वो तो दिख ही रहा है। आशी और मिशा घूमकर वापस आ गई तो चारों पैदल ही राम मंदिर के आसपास बने मार्केट में घूमने लगे। युवराज ने सबके लिए आइसक्रीम ली और खाते खाते चारों अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगे। वो सड़क पार करने ही वाले थे कि वहाँ एक बाइक आकर रुकी। श्री प्रेम यादव के पीछे से उतरते हुए बोली, पापा, मैं समोसे लेकर आती हूँ, आप बाइक को साइड में खड़ी कर दीजिए। श्री फटाफट उतरी और समोसे लेने चली गई। प्रेम यादव ने बाइक साइड में लगाई और श्री का इंतज़ार करने लगे। आशी और मिशा सड़क पार करके गाड़ी तक पहुंच चुकी थी, लेकिन संजय युवराज पुत बने उसी दिशा में गर्दन घुमाए खड़े थे जिधर श्री थी। श्री समोसे लेकर आई और प्रेम यादव के पीछे बैठते हुए बोली, चलिए पापा। तभी उसकी नज़र संजय युवराज पर पड़ी। संजय अपने दांत दिखाकर मुस्कुरा दिया।
वहीं युवराज के चेहरे पर उसकी शालीनता भरी मुस्कुराहट थी। श्री को अजीब लगा, लेकिन फिर भी औपचारिकता वश वो फीका मुस्कुरा दी। बाइक चल पड़ी और धीरे धीरे श्री उनकी नज़रों से ओझल होती गई। तभी आशी की आवाज़ आई, भैया क्यों रुके हो आप दोनों, आओ ना। संजय ने जवाब देते हुए कहा, हाँ आए हम। दोनों ने सड़क पार की और गाड़ी में बैठकर भार्गव निवास की तरफ बढ़ गए। भार्गव निवास पहुंचने पर चारों को अजीब सा तनाव महसूस हुआ। पूरा परिवार हॉल में जमा था। जब भी पूरा परिवार ऐसे जमा होता मतलब कोई बड़ी बात होती। चारों धीरे धीरे चलकर बीच में पहुंचे। सत्य प्रकाश भार्गव की गंभीर आवाज़ गूंज उठी, आप सबका ही इंतज़ार था। चारों को अपने माथे पर पसीना महसूस होने लगा था। श्री जब भी युवराज को मिलती वो ये याद करने की कोशिश करती कि उसे उसने कहाँ देखा है, मगर उसे याद ही नहीं आया। समोसे लेकर जब वो पहुंची तो रतन और तनु खुशी से उछल पड़ी। वहीं राशि ने कहा, मैं नहीं खाऊंगी, बहुत कैलोरीज होती है इसमें। श्री ने उसके सामने समोसे की प्लेट रखते हुए कहा, आज पेट भर के खा ले राशि, कल से केले ले आऊंगी तेरे लिए। कल 2 किलोमीटर ज़्यादा भाग लेना। राशि ने मुंह बनाते हुए कहा, आप लाए हो तो खा लेती हूँ दी। उसकी इस बात पर तनु और रतन हंस पड़ी। श्री अपने कमरे में थी। रतन आई और उसके साथ लेटते हुए बोली, क्या बात है दी, क्या सोच रहे हो। पहले तो श्री चुप रही, फिर उसने बता दिया, रतन वो तेरे प्रोफेसर आज फिर दिखे थे। रतन ने लापरवाही से कहा, तो मुझे लगता है कि मैंने उन्हें पहले भी कहीं देखा है, मगर याद नहीं कहाँ देखा है। इट्स ओके दी, देखा होगा कहीं। नहीं यार रतन, लगता है बहुत पहले कहीं मिल चुकी हूँ। मुंबई में मिली होगी। नहीं यार, तो कहीं ट्रेन में देखा होगा या मार्केट में या कहीं और। वैसे भी हम बहुत से लोगों से टकराते रहते हैं, सभी को याद थोड़े रख पाते हैं। श्री के दिमाग में टकराते हैं वाली बात गूंज उठी। एकाएक उसकी आंखों के सामने रेलवे स्टेशन पर युवराज से टकराने वाली घटना याद आ गई और उसे याद आ गया कि क्यों युवराज उसे जाना पहचाना नजर आता है। याद आते ही अजीब सा करंट उसके पूरे शरीर में दौड़ पड़ा और खून का बहाव भी तेज हो गया। उसे याद आ गया कि कैसे उस दुर्घटना में युवराज उसके ऊपर गिर पड़ा था और अनजाने में ही उसने श्री को किस कर लिया था। बेख्याली में श्री के हाथ उसके होंठों पर चले गए। रतन की आवाज़ से वो ख्यालों से बाहर आई, क्या हुआ दी। कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। श्रद्धा हड़बड़ा सी गई। रतन ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और चादर ओढ़ते हुए बोली, कल कॉलेज जाना है दी, गुड नाइट कहकर सोने की कोशिश करने लगी। श्री की आंखों से तो नींद ही उड़ चुकी थी। तो क्या वो पंडित जी मुझे पहचान चुके हैं? ऐसे सवाल उसके मन में आया तो उसने खुद पर ही नाराज़ होते हुए कहा, बिल्कुल पहचान चुके हैं, तभी तो उस दिन मंदिर में मिले थे तो सीधा सामने आ खड़े हुए थे। श्री बेचैनी से इधर उधर चहलकदमी करने लगी। श्री, तूने उस नमूने को भी नहीं पहचाना जो पंडित जी के साथ था? श्री, वो तेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे? सोच सोच कर उसका दिमाग खराब होने लगा था। उसने झुंझलाते हुए अपने आप से कहा, कैसे पहचानती मैं? लंबा कुर्ता, लंबी दाढ़ी से अचानक फॉर्मल कपड़ों में आ गए सामने। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि पंडित जी ऐसे भी दिख सकते हैं। मतलब इतने शालीन, सुंदर और सभ्य नजर आते हैं। अब तब देखा था तो यही लगा था कि मंदिरों में बैठकर महामृत्युंजय का जाप करवाते होंगे, लेकिन ये तो रतन के प्रोफेसर निकले। उसने सोचते सोचते तकिए में मुंह छुपाया और सोने की कोशिश करने लगी। सो जा श्री, जो हुआ उसे भूल जा। वैसे भी अब उनकी शादी भी हो गई होगी, उन्होंने भी तो वो याद नहीं रखा होगा। पापा के साथ काम करना शुरू किया है तूने, तुझे अभी बहुत कुछ करना है। बड़बड़ाते हुए श्री नींद के आगोश में चली गई। सुबह श्री उठकर पुष्पा जी की मदद करने लगी। उसने अपनी तीनों बहनों को नाश्ता करवाकर कॉलेज भेजा। फिर पुष्पा जी और प्रेम जी को बिठाया और खुद भी बैठकर नाश्ता करने लगी। पुष्पा जी ने कहा भी कि हमको कहाँ जाना है, घर पर ही तो रहेंगे, खा लेंगे हम बाद में। आप दोनों लोग खाइए, मम्मी चुपचाप बैठ जाइए, हम तीनों साथ में नाश्ता करेंगे। दोपहर में भी कोशिश करेंगे कि घर आकर खाना खा लें, समझी आप? 12 बजे तक नाश्ता नहीं होता है आपका। अब से जो पूजा पाठ करना है सुबह जल्दी ही कर लीजिएगा, क्योंकि आपको नाश्ता कराए बिना हम नहीं निकलेंगे घर से। प्रेम जी ने भी कहा, सही कह रही हो बाबू, हम तो कहते कहते थक गए, बिल्कुल अपना ध्यान नहीं रखती है। फिर पेट में गैस बनता है तो गाय भैंस की तरह डकार मारते रहती है। पुष्पा जी नाराज़ होते हुए बोली, हम गाय भैंस की तरह डकारते हैं? ज़्यादा बोलिए मत, हम गाय तो आप भी बैल हुए ना।
श्री हंस पड़ी तो पुष्पा जी भी हंस पड़ी और उन दोनों को हंसता हुआ देख प्रेम भी मुस्कुरा दिए। युवराज, संजय, आशी और मिश्रा चुपचाप अपनी जगह पर खड़े हो गए। सत्य प्रकाश भार्गव की कड़क आवाज आई, युवराज, आप बनारस गए थे? युवराज शांत खड़ा रहा, मगर संजय के होश उड़ गए थे। कहीं वहीं आशी और मिश्रा एक दूसरे का मुंह ताकने लगी। सत्य प्रकाश भार्गव ने फिर कहा, आप चुप क्यों हैं युवराज? हमने कुछ पूछा है आपसे। युवराज ने शांत स्वर में कहा, जी दादाजी। सभी युवराज का मुंह ताकने लगे। सत्य प्रकाश भार्गव ने कहा, यहाँ सबके सामने बताइए कि आप वहाँ क्यों गए थे और वहाँ जाकर आपने क्या कहा। युवराज खामोश रहा। वो क्या जवाब दे, ये सोचकर ही वो चुप था। फिर से दादाजी की आवाज़ गूंज पड़ी, और संजय, आपने भी युवराज का साथ दिया और हमें बताना ज़रूरी नहीं समझा? क्या हम जान सकते हैं क्यों? संजय की ज़बान लड़खड़ाने लगी थी। जी वो दादाजी, वो मैं बस युवराज के साथ गया था। दादाजी ने कड़क आवाज़ में कहा। तो क्या ये बात हमें जाननी ज़रूरी नहीं थी? संजय ने सर झुकाकर कहा। मुझे माफ़ कर दीजिए दादाजी, युवराज ने बीच में कहा। संजय की कोई गलती नहीं है दादाजी, उसे मैंने ही रोका था। किसी के चेहरे का भाव नहीं बदला। ये कोई नई बात नहीं थी। युवराज किसी भी बात के लिए संजय को दोषी नहीं बनने देता था। दादाजी ने फिर कहा, युवराज, आप बताएंगे कि वहाँ जाकर आपने क्या किया? युवराज ने स्पष्ट शब्दों में कहा, दादाजी, मैंने जाकर वही किया जो सही था। फिर वो अपने चाचा अलग प्रकाश भार्गव और चाची अलका भार्गव के समक्ष जाकर खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर बोला, चाचू, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरी वजह से आशी का रिश्ता नहीं हो पाया, मगर शर्तों पर बने रिश्तों का भविष्य उज्जवल नहीं होता। मुझे यकीन है आशी को बहुत जल्द योग्य घर और वर दोनों मिलेंगे। आशी सामने आकर युवराज के साथ खड़ी हो गई और उसने भी अपने माता पिता से कहा, मैं भी भैया के फैसले के साथ हूँ। अलका भार्गव अभी भी निराश थी, मगर अब उनके हाथ में कुछ नहीं था। आशी ने आकर अपनी माँ के दोनों कंधों पर पीछे से हाथ रखा और कहा, माँ, आपको इतना निराश होने की आवश्यकता नहीं है और भार्गव परिवार अपने शर्तों और आदर्शों पर जीता आया है। मैं किसी शर्त के अधीन अपनी नई ज़िंदगी शुरू नहीं करना चाहती थी। मैं पहले ही ये बात आप लोगों से कह देना चाहती थी, मगर बड़ों के आगे बोलने की हिम्मत नहीं हुई। सत्य प्रकाश भार्गव ने आशी को अपने पास बुलाया। आशी, यहाँ आइए, हमारे पास बैठिए आप। आशी धीमे धीमे अपने दादाजी के पास गई तो सत्य प्रकाश भार्गव ने मुस्कुराते हुए उसके सर पर हाथ फेर कर कहा, हमें गर्व है आप पर आशी। फिर उन्होंने अलका भार्गव की ओर देखकर कहा, अलका बहू, आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अब आप जो कहेंगी वही होगा। अगर आप चाहेंगी तो ही आशी वशिष्ठ परिवार की बहू बनेगी, अन्यथा नहीं। अलका जी ने धीरे से कहा, हमारे कहने से क्या होगा दादाजी? जब उन्होंने रिश्ते के लिए मना कर दिया है तो हमारे कहने से क्या होगा? सत्य प्रकाश भार्गव ने दृढ़ आवाज़ में कहा, उन्हें ये रिश्ता स्वीकार है। सभी की नज़रें सत्य प्रकाश भार्गव पर टिक गई। सभी अविश्वास से उन्हें देख रहे थे, मानो उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। सत्य प्रकाश भार्गव ने कहा, अमीश वशिष्ठ और उनका परिवार आशी और अश्वेश के रिश्ते के लिए तैयार हैं। साथ ही उन्होंने युवराज और पूरे परिवार से माफ़ी भी मांगी है। सभी हैरान रह गए। सत्य प्रकाश भार्गव ने आगे कहा, उन्होंने कहा कि युवराज की बातों को सुनने के बाद उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। वो इतनी सुशील कन्या को खोना नहीं चाहते और चाहते हैं कि आशी और अश्वेश जल्द से जल्द विवाह बंधन में बंध जाएं। सभी के चेहरों पर खुशी झलकने लगी थी। अलग भार्गव ने कहा, तो आपने क्या कहा दादाजी? हमने कोई उत्तर नहीं दिया उन्हें। हम चाहते थे कि पहले हम आप सबसे परामर्श कर लें। अलका बहू, अब कहिए, आपका क्या विचार है? अलका जी अपार हर्ष के साथ बोली, पिताजी, हमें स्वीकार है। युवराज और संजय एक दूसरे के गले लग गए। मिश्रा ने जाकर आशी को गले से लगा लिया। श्री और प्रेम जी अपने शॉप पर जाने के लिए तैयार हो चुके थे। पुष्पा जी ने उन्हें पानी की बोतलें थमाते हुए कहा, सांझ को जल्दी आने की कोशिश करिएगा। कहाँ है भाई? कौन कितना खास काम है का? प्रेम ने पूछा। हाँ है, देखकर देखकर ठंड का दिन खत्म हो गया। 10 दिन बाद होली आ जाएगा, तो हम सोचे कि आज सांझ को लिट्टी चोखा बन जाए। हम जाके दुलरिया से गोईठा ले आएंगे। आप जल्दी आ जाइएगा तो मदद कर दीजिएगा।
श्री खुश होकर बोली, लिट्टी चोखा? मम्मी वाह, मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। तो ठीक है, मन भर के खा लेना, अकल का नाश्ता के लिए भी रख लेना। प्रेम, अच्छा ठीक है, अभी तो जाने दो। ता जाइए ना, हम कब मना किए हैं। प्रेम ने बाइक निकाली और श्री पीछे बैठ गई। पीछे पुष्पा हाथ हिलाती रही। रत्ना अपनी स्कूटी पार्क कर रही थी, तभी पीछे से किसी ने आकर कहा, बहुत इंतज़ार करवाया तुमने मुझे। रत्ना की सांसें एक पल को तेज़ हो गई, मगर वो पीछे नहीं मुड़ी। उसे अच्छे से पता था कि यह आवाज़ किसकी है। उसने धीमे से बुदबुदा कर कहा, इंतज़ार तो तुमने करवाया, 2 साल बाद आए हो तुम। शैलेश ने सुन लिया था। उसने कहा, अब क्या मुझे देखोगी भी नहीं? रत्ना ने गहरी सांस ली और उसकी तरफ मुड़ गई। उसके चेहरे के भाव एकदम से बदल गए। उसने मुड़ते ही चिढ़कर कहा, तुम्हें देख लेने से कौन सी जन्नत मिल जाएगी मुझे? बोलो, क्या काम है, क्यों आए हो? शैलेश ने हंसकर कहा, मतलब हद है यार, कौन यकीन करेगा कि तुम वही रत्ना हो जिसकी आवाज़ भी मेरे सामने नहीं निकलती थी, और अब कैसे जो मन में आए बोल दिया करती हो? रत्ना मुंह बनाते हुए बोली, हाँ तो क्या हुआ, तब मैं तुम्हें तौप समझती थी, लेकिन धीरे धीरे पता चला कि तुम तो दिवाली के पटाखे हो। क्या यार, तुम्हें तो मेरा लेवल कितना नीचे गिरा दिया है। अब बोलो, क्यों आए हो वापस? तुम तो बेंगलोर में थे ना, अब क्या खड़े खड़े बातें करोगी? रत्ना ने अपनी घड़ी देखकर कहा, अभी तो मिस गोलू की क्लास होगी। यू मीन गुंजन मैम की? हाँ वही। मुझे समझ नहीं आता तुम उन्हें गोलू क्यों बोलती हो। अरे यार, क्योंकि वो मुझे बहुत ही क्यूट सी लगती हैं। उनकी उम्र 40 से ज़्यादा होगी, मगर बेबी फेस और एकदम क्यूट सी गोलू मोलू हेल्दी टीनेजर की तरह दिखती हैं वो, और एकदम अच्छे बच्चे की तरह किसी की बात नहीं टालती। नोट्स देने को या किसी भी तरह की मदद के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। ओह, इसीलिए तुम उन्हें गोलू बोलती हो? हाँ, वो बाद में नोट्स देने के लिए मना नहीं करेंगी और खाली पीरियड में लेसन भी क्लियर करवा देंगी। तो चलो हम कैंटीन में बैठते हैं। थोड़ी देर बाद शैलेश और रत्ना कैंटीन में बैठे थे। रत्ना ने चाय मंगवाई और बातें करने लगे। और बताओ, क्या चल रहा है, कैसी हो तुम? एकदम मस्त, बिंदास और हैप्पी। और तुम बताओ, नौकरी कैसे चल रही है? हाँ, अच्छी चल रही है। वो मेरा दोस्त है ना, गौरव, उसकी बहन की सगाई होने वाली है अगले महीने। गौरी मुझे बहुत मानती है। उसने मुझे लड़के से मिलने के लिए बुलवा लिया। उसने कहा कि अगर लड़का मुझे पसंद आ जाता है तो ही वो सगाई करेगी, वरना नहीं। इसीलिए मुझे आना पड़ा। अच्छा गौरी, उसे जानती हूँ मैं, मेरे जूनियर थी वो। तो तुम मिले लड़के से, कैसा लगा तुम्हें? हाँ, कल शाम ही मिला था, अच्छा लगा मुझे वो। एडीबी बैंक में मैनेजर है और देखने में भी हैंडसम है। ओह गुड, तो सारी तैयारियां हो गई? अभी कहाँ यार, उसने तो जिद की हुई है कि मेरे साथ ही शॉपिंग करेगी, लेकिन मुझे कल वापस जाना है ना। रत्ना के दिमाग में एक आइडिया आया। शैलेश, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। शैलेश ने हैरानी से कहा, तुम कैसे? रत्ना ने गहरी सांस ली और कहा, देखो, पहले प्रॉमिस करो, मेरी बात पूरी सुनने के बाद ही फैसला लोगे। ओके, पहले बोलो तो। तुम्हें श्रीदी तो याद होगी ना, श्रद्धा यादव, 2 साल सीनियर थी हमसे। अचानक से शैलेश ने कहा, अरे वही ना, जो अपनी शादी से 2 दिन पहले भाग गई थी। रत्ना ने शैलेश को घूरा तो शैलेश को एहसास हुआ कि उसने अभी अभी क्या कह दिया। शैलेश ने माफ़ी मांगते हुए कहा, आई एम सॉरी रतन, वो पता नहीं कैसे मेरे मुंह से निकल गया। रत्ना ने बोहें चढ़ाकर कहा, रतन नहीं, रत्ना। और हाँ, वही श्रीदी, श्रद्धा यादव। सही याद रखा है तुमने। मुझे लगता है अब कोई बात नहीं करनी मुझे तुमसे। ये कहकर रत्ना अपनी जगह से उठने लगी। शैलेश ने तुरंत अपने कान पकड़ लिए और रत्ना के सामने आकर खड़ा हो गया। रतन सॉरी यार, प्लीज़, आई स्वेयर बस ऐसे ही निकल गया मुंह से यार। तुम जानती हो ना, मैंने कभी उनके बारे में कुछ भी नहीं कहा, आज जाने कैसे मुंह से निकल गया। रत्ना के चेहरे पर अभी भी गुस्सा था। शैलेश तुरंत अपने घुटनों पर आ गया और कान पकड़े हुए ही बोला, प्लीज़ रतन। रत्ना के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो अपनी जगह पर आ बैठी। अब खड़े भी हो जाओ। शैलेश ने राहत की सांस ली और आकर सामने बैठ गया। वो अभी खामोश थी। बताओ, तुम मेरी मदद कैसे कर सकती हो? रत्ना का उत्साह ठंडा पड़ चुका था। उसने बूझी सी आवाज़ में कहा, मैं मदद करना तो चाहती थी, लेकिन लगता है वो आइडिया काम नहीं करेगा अब।
तुम कहो तो सही रतन, मुझे पूरी यकीन है कि तुम्हारा आइडिया ज़रूर अच्छा होगा। रत्ना ने मुंह से सांस बाहर निकाली और कहा, दी अलीशा के बारे में सुना है? शैलेश ने उलझन में रत्ना को देखा तो उसने कहा, मोबाइल है ना आपके पास, सर्च तो करो। शैलेश ने वैसा ही किया और देखते हुए बोला, ये तो एक फैशन ब्रांड है, इंडिया की सबसे बड़ी फैशन डिज़ाइनिंग ब्रांड। इसके डिज़ाइन किए हुए कपड़े बहुत पसंद किए जाते हैं, विदेशों में भी इसकी बहुत डिमांड है। रत्ना के चेहरे पर एक गर्व भरी मुस्कान आ गई। अब बताओगी भी या सस्पेंस बनाना है? तो सुनो, श्रीदी को अलीशा की तरफ से इंटर्नशिप का ऑफर आया था। बस इसी वजह से दी अपनी शादी छोड़कर चली गई थी। 1 साल की इंटर्नशिप के बाद 1 साल अलीशा के साथ दी ने काम भी किया है। अब वो लौट आई हैं और यहाँ अपना काम शुरू करना चाहती हैं। तुम्हारी तरह गौरी और गौरव भी पैसे वाले हैं, तो मेरी दी जैसे काबिल डिज़ाइनर से कुछ ड्रेसेस बनवाना, इतना तो अफोर्ड कर ही सकते हो। इससे मेरी दी को एक अच्छा स्टार्ट मिल जाएगा और गौरी को उसकी शादी के लिए डिज़ाइनर कपड़े भी। शैलेश कुछ सोच कर बोला, ये तो ठीक है, मगर इससे मुझे क्या मिलेगा? रत्ना ने घूर कर देखते हुए कहा, क्या चाहिए तुम्हें? कुछ तो देना ही होगा तुम्हें। ठीक है, तुम्हारी शादी में दी से कहकर डिस्काउंट दिलवा दूंगी। अब खुश? शैलेश ने मुंह बना लिया। रत्ना ने कहा, बच्चों की तरह मुंह फुलाने की ज़रूरत नहीं है, ये एक बिजनेस डील समझ लो। मेरी दी को ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो उसके डिज़ाइन पर भरोसा कर सकें और उसे मौका दे सकें। और अलीशा कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। तुम गौरी से इस बारे में बात कर सकते हो, वो मेरी दी की पहली कस्टमर बन सकती है। तुम्हें अपनी दी पर भरोसा है तो मुझे तुम पर भरोसा है, वैसे ही गौरी को मुझ पर भरोसा है। समझ लो तुम्हारी दी को उनकी पहली क्लाइंट मिल गई। रत्ना ने खुशी से कहा, थैंक यू सो मच शैलेश। दूसरी तरफ खड़ा युवराज उन दोनों की बातें सुन चुका था। उसने अपनी कॉफ़ी ख़त्म की और चुपचाप कैंटीन से निकल गया। अब मुझे जाना होगा शैलेश, इंग्लिश की क्लास है मेरी भार्गव सर की, और उनकी क्लास में मिस नहीं कर सकती। रतन, तुम हमेशा जल्दी में रहती हो। हाँ, हमेशा। इतना कहकर रत्ना हंसते हुए तेज़ी से वहाँ से निकल गई और शैलेश भी मुस्कुराकर बाहर चला गया। रत्ना अपनी क्लास में पहुंची। एक भी सीट खाली नज़र नहीं आई उसे। लास्ट बेंच पर कोने वाली सीट नज़र आई तो मन मार कर वो वहाँ बैठ गई। अगले ही पल में युवराज भार्गव क्लास में आ गए। सभी स्टूडेंट्स ने अभिवादन किया। गुड मॉर्निंग सर। युवराज ने भी शालीनता से सबका अभिवादन स्वीकार किया और पढ़ाने लगा। युवराज का व्यक्तित्व ऐसा था जिससे सभी स्टूडेंट्स उसे पसंद करते थे। जाने कितने लड़कियों का क्रश था वो और कितने लड़कों का आदर्श। महज 1 साल में ही कॉलेज में बहुत लोकप्रिय हो चुका था, मगर वो सभी से एक निश्चित दूरी बना कर ही रहता। साथ ही प्रोफेसर से भी वो ज़्यादा घुलता मिलता नहीं, लेकिन सबके प्रति सौम्य व्यवहार रखता था। रत्ना का ध्यान आज लेक्चर में नहीं था। इतने दिनों बाद वो शैलेश से मिली थी तो वो उसके ख्यालों में ही खोई हुई थी। कॉलेज में शैलेश पर क्रश तो था ही उसे, मगर जैसे जैसे उन दोनों की दोस्ती होती गई वो मन ही मन शैलेश को पसंद करने लगी थी। पर भला शैलेश उसे क्यों पसंद करता? एक ऊंचे रसूखदार परिवार का लड़का, देखने में भी इतना सुंदर, गोरा चिट्टा, भला उसके जैसी साधारण परिवार की साधारण सी लड़की से दिल क्यों लगाता? इसीलिए उसने अपने आप को दायरे में कैद कर रखा था। शैलेश की दोस्ती में ही वो खुश थी। शैलेश उससे ढेर सारी बातें करता। जब वो नौकरी के सिलसिले में बेंगलोर चला गया तब रत्ना को ये एहसास हुआ कि शैलेश उसके लिए दोस्त से बढ़कर बन गया है। फ़ोन पर अक्सर दोनों एक दूसरे का हालचाल जान लेते, मगर आज शैलेश का उससे मिलने का, उसके कॉलेज जाना उसे रोमांच से भर गया था। वो खुद में खोई हुई मुस्कुरा रही थी। तभी उसके साथ बैठी मान्या ने उसे कंधे से हिलाया तो वह जैसे नींद से जागी। पूरी क्लास की नज़र रत्ना पर थी और सामने युवराज खड़ा उसे ही देख रहा था। रत्ना सकपका कर खड़ी हो गई और सिर झुका लिया। युवराज ने कहा, एक्सप्लेन द टॉपिक। रत्ना ने हैरानी से युवराज को देखा तो युवराज ने कहा, यस मिस रत्ना, अभी अभी जो मैंने आपको पढ़ाया वो एक्सप्लेन करिए। रत्ना ने हकलाते हुए कहा, आई एम सॉरी सर। युवराज ने शांति से कहा, पे अटेंशन इन योर स्टडीज़, यू हैव योर होल लाइफ फॉर ड्रीमिंग एंड मेक देम ट्रू। पढ़ाई में ध्यान दीजिए, सब पे देख रहे और उसे पूरा करने के लिए तो ज़िंदगी पड़ी है। युवराज अपनी जगह पर आकर खड़ा हो गया और पढ़ाने लगा। युवराज क्लास पूरी करके चला गया। रत्ना ने चैन की सांस ली। तभी मान्या ने उसे टोकते हुए कहा, क्या बात है, कहाँ खोई थी आज? सर ने कितनी बार आवाज़ दी तुझे?
वो सामने आकर खड़े भी हो गए और तूने सुना नहीं। रतन ने अपने बाल कानों के पीछे धकेलते हुए कहा, अरे छोड़ ना यार, मैं वैसे ही बहुत बुरा फील कर रही हूँ। तभी वैष्णवी आकर उसके पास खड़ी होकर बोली, भार्गव सर इसीलिए बच गई तू। वह खड़ूस चिराग सर होते ना तो पूरी क्लास में तेरा कॉमेडी शो बना डालते और पनिश करते सो अलग। रत्ना इस कल्पना से ही घबरा गई। इसके बाद उनकी ही क्लास थी। वो कोई गलती करके अपना कोप का भाजन नहीं बनना चाहती थी, इसीलिए उसने तय किया कि वो आज और क्लासेस अटेंड नहीं करेगी। और वो क्लास से बाहर निकली और सीढ़ियों से उतरते हुए अपना फ़ोन निकाल किसी को फ़ोन करने लगी। फ़ोन रिसीव होते वो बोली, दी सुनो, आज मेरा क्लासेस अटेंड करने का मन नहीं हो रहा। घर गई तो मम्मी ही क्लास लगा देगी। मैं शॉप पर आ जाऊँ? उधर से श्री ने कहा, लेकिन पापा आप हो ना, संभाल लेना प्लीज़, मैं आ रही हूँ। उसे पता भी नहीं चला कि पीछे खड़ा कोई उसकी बातें सुन रहा था। रत्ना इस बात से अनजान फटाफट बाहर निकल गई और स्कूटी लेकर सीधा सिटी सेंटर की तरफ बढ़ गई। आधे घंटे में रत्ना अपने पिता के शॉप पर थी। उसके पिता की रेडीमेड कपड़ों की एक दुकान थी। श्री जब से शॉप पर आने लगी थी तब से लेडीज़ सेक्शन उसने संभाल लिया था और प्रेम जी जेंट्स सेक्शन संभालते थे। रतन सीधे श्री के पास गई। श्री कुछ औरतों को साड़ी दिखा रही थी। औरतों ने ढेर सारी साड़ियाँ देख ली थी, मगर उन्हें कुछ पसंद नहीं आ रहा था। श्री कम बोलते थे, इसीलिए वो उन औरतों को कन्विंस नहीं कर पा रही थी। रत्ना ने श्री की तरफ देखा तो उसकी परेशानी समझ गई। वो झट से श्री के पास जाकर बोली, अरे दी, तुमने तो आंटी को वो वाली साड़ी नहीं दिखाई? श्री हैरानी से रतन को देखने लगी। अरे हाँ, वही वाली दी जो आपने पिछले हफ्ते ही आई है। माना कि थोड़ी महंगी है, लेकिन आंटी जी पर खूब जचेगी। श्री को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि रतन क्या बोल रही है। रुको दी, मैं लेकर आती हूँ। उसके बाद वो साड़ियों के 4-5 बॉक्स उठाकर ले आई और बैठ गई। उसने अपने ग्राहक से कहा, आंटी ये साड़ियाँ लिमिटेड एडिशन हैं। पूरे शहर में बस यही 5 साड़ियाँ ही हैं। आप ये पहनकर किसी भी फंक्शन में जाओगी ना, आपको ये डर नहीं होगा कि किसी और आंटी ने आपके जैसे सेम साड़ी पहन ली है। उन आंटी को उसकी बातों में रस मिलने लगा। हाँ बेटा जी, आजकल तो हर दूसरी लेडी सेम ही साड़ी पहनी हुई दिखती है। जो साड़ी फैशन में आती है, बस वही साड़ी हर किसी के पास नज़र आने लगती है। रतन ने उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, तो क्यों ना आंटी आप इस डिज़ाइन की सबसे पहली साड़ी आप ही पहनो। कम से कम आप ये तो कह पाओगे कि बाकियों ने आपकी कॉपी की है। इस साड़ी की खासियत ये भी है आंटी कि इस साड़ी पर जो डिज़ाइन है उससे लेडीज़ पतली नज़र आती हैं। उस औरत ने हैरानी से कहा, सच्ची? रत्ना ने पूरे यकीन से कहा, मुझी यकीन नहीं हो तो आप खुद ही देख लो। फिर रत्ना ने बॉक्स खोलकर साड़ियाँ दिखानी शुरू की और उन साड़ियों का इतना बखान किया कि इस औरत ने 2 साड़ियाँ खरीद ली। उसके जाते श्री ने उसे प्रशंसा भरी नज़रों से देखा तो रत्ना ने इतराते हुए कहा, माना कि तुम अच्छी डिज़ाइनर हो, मगर कस्टमर से डील करना भी एक कला है। कोई बात नहीं, सीख जाओगे धीरे धीरे। प्रेम जी ने रतन को घूरा तो वो सीधी खड़ी हो गई और बोली, मेरा मतलब है कि मैं पापा के साथ रहकर सीख चुकी हूँ, तुम भी सीख जाओगी दी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। श्री ने उसके सर पर चपत लगाई और फैली हुई साड़ियाँ समेटने लगी। प्रेम जी दूसरे ग्राहकों के साथ व्यस्त हो गए। श्री ने पूछा, रतन क्या हुआ आज कॉलेज में? रतन चौंक गई, क्या होगा, कुछ भी तो नहीं दी। ज़्यादा बनो मत और बताओ। अब क्या बताऊँ दी, भार्गव सर की क्लास में मेरा पोपट बन गया, इसीलिए दूसरी क्लास करने का मन नहीं हुआ। भार्गव सर का नाम सुनते ही श्री के दिल में हलचल सी मच गई। उनकी गहरी आंखों और सौम्य सा चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया। रतन ने कहा, इसीलिए मैं यहाँ आ गई। श्री ने ऐसे ही बातें घुमाते हुए पूछा, क्यों, तेरे भार्गव सर ने ऐसा क्या किया? उन्होंने कुछ नहीं किया दी, वो तो बहुत अच्छे हैं। आज मेरा ही ध्यान नहीं था। पहली बात तो ये कि मुझे कोने की सीट मिली थी आज। आप ही बताओ, लास्ट बेंच पर बैठकर कोई पढ़ता है क्या? क्यों ध्यान नहीं था तेरा, और क्या कर रही थी तू? मेरा मन आज चाट खाने में था, इसीलिए भार्गव सर की आवाज़ ही सुनाई नहीं दी। यहाँ तक कि वो सामने आकर खड़े भी हो गए और मेरा ध्यान उनकी तरफ गया ही नहीं। श्री ने झिझकते हुए पूछा, तो तेरे भार्गव सर ने डांटा तुझे? उन्होंने नहीं डांटा, पर पूरी क्लास जिस तरह मुझे घूर रही थी ना, मुझे वहाँ रुकने का मन ही नहीं किया। ये तो गलत बात है ना रतन, आगे से नहीं करूँगी दी। आज चलो ना चाट खाते हैं, घर चलो मम्मी के साथ लंच करेंगे प्लीज़ दी। दोनों बहनों की बातें हो रही थी कि प्रेम जी सामने आकर खड़े हुए और बोले, श्री रतन को ले जाओ बेटा, हम तुम्हारी मम्मी को बोल देंगे कि शाम को जल्दी आना ही है तो दोपहर में का आ जाएं। हमने उनको कह दिया है कि हम सबके लिए खाना ना बनाएं। श्री, लेकिन आप क्या खाएंगे पापा? अरे हम सत्तू पी लेंगे, पेट भर जाता है एकदम। रतन खुश हो गई।
अब चलो ना दी, पापा भी परमिशन दे दिए है ना। श्री ने हार मानते हुए कहा। हाँ बाबा चलो, वैसे आज शाम को कुछ है क्या दी? जल्दी क्यों जाना है घर? मम्मी ने लिट्टी चोखा प्रोग्राम रखा है। रतन उछल पड़ी। लिट्टी चोखा? वाह, आज तो पार्टी ही पार्टी। रतन उछलते हुए आगे बढ़ी तो प्रेम जी ने श्री को आवाज़ दी। ए बाबू, रतन का हाथ पकड़ लो, इतना कूद रही है, कब गिर जाएगी पता नहीं। रतन ने झल्लाते हुए कहा। क्या पापा, मैं बड़ी हो गई। इतना कहते ही उसका पैर लड़खड़ाया और वो गिरने ही वाली थी कि श्री ने संभाल लिया। प्रेम और श्री भी हंस पड़े तो वो मुंह बनाकर आगे बढ़ गई। वो चाट खाते हुए श्री से कहने लगी, दी तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ भी है। श्री का ध्यान भी बस चाट खाने में था, उसने कोई जवाब ही नहीं दिया तो रतन ने कहा, हाँ बस यही करना दी तुम, पापा की दुकान संभालना और चाट खाना, आगे तो कुछ सोचा भी नहीं होगा। श्री ने मुंह में चाट भरा हुआ था, उसने कुछ खत्म किया और बोली, बहुत कुछ सोचा है मैंने रतन, पापा की दुकान के ऊपर जो बड़ी सी दुकान है ना, वो अगले हफ्ते खाली हो रही है। पापा से बात की है मैंने, वहाँ खोल रही हूँ मैं अपना डिज़ाइनर बुटीक। रत्ना ने हैरानी से श्री को देखा। सच्ची दी? श्री ने मुस्कुराकर सर हिला दिया। रतन ने नाराज़गी से पूछा, तो मुझे कब बताने वाली थी? अभी तो समय लगेगा ना उसमें रतन। कुछ समय नहीं लगेगा दी, दुकान की चाबी मंगवा लो, एक हफ्ते में सारा सेटअप हो जाएगा, कुछ दिन में तुम्हारी बुटीक की ओपनिंग भी हो जाएगी। रतन, बहुत नर्वस हूँ मैं कर पाऊँगी ना? अरे दी, तुम अकेली थोड़ी हो, हम सब हैं ना तुम्हारे साथ, देखना बहुत सफल होगी तुम। अच्छा तुम बताओ, क्या खुशखबरी देने वाली थी तुम? रतन ने अपने सर पर हाथ मारकर कहा, ज़रूरी बात तो बताना ही भूल गई दी, तुम भी ना इधर उधर की बातों में लगा देती हो, काम की बात तो रह ही जाती है। अरे मैंने क्या किया? अब सुन भी लो और ये भी सुन लो, नाक नहीं कटवाना मेरी, अब बोल भी दो। मैंने तुम्हारे लिए पहला कस्टमर ढूंढ लिया है, जो तुम्हारी डिज़ाइनर ड्रेस का पहला कस्टमर होगा इस शहर में। श्री ने उसे ऐसे देखा जैसे उसे उसकी बात समझ ही नहीं आई हो। उसने श्री को गौरी के बारे में बताया और साथ भी कहा, अपना हुनर दिखाओ और बढ़िया सी ड्रेस तैयार करो, इसके बाद देखना कितनी डिमांड बढ़ने वाली है तुम्हारी। श्री ने उसको देखा जैसे उसे उसकी बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा हो। रतन ने उसे घूरते हुए कहा, क्या ऐसे क्या देख रही हो दी, तुम्हें नहीं करना क्या ये काम? तो मैं उसे फ़ोन करके मना कर देती हूँ। श्री ने झट से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अरे करना है मुझे, बिल्कुल करना है, मगर इतनी जल्दी कैसे? सब हो जाएगा दी, हम कल से तैयारी शुरू करेंगे। लेकिन मेरे पास तो अभी कुछ भी नहीं है, मशीन भी नहीं है, फैब्रिक मटेरियल और भी बहुत कुछ लगता है। बस पैसे लगते हैं दी और सब कुछ मिल जाता है। पापा को सब कुछ पता है, तुम उनसे बात कर लो, कल मैं दुकान संभाल लूँगी ना, पापा के साथ अपनी ज़रूरी ख़रीदारी कर लो, बाकी का सामान भी धीरे धीरे आ जाएगा। उसने सारी प्लानिंग कर रखी थी। श्री को उस पर गर्व हो रहा था। श्री ने मुस्कुराते हुए कहा, लगती तो झल्ली हो, मगर इतनी प्लानिंग कर रखी है तुमने, आई एम प्राउड ऑफ यू। रतन ने मुस्कुराकर अपनी ही पीठ थपथपाई, पूरे एटीट्यूड से बोली, आप लोगों को लगता है कि मैं झल्ली हूँ? बाहर निकलो तो देखो मैं क्या क्या कर सकती हूँ। हाँ वो तो देख ही रही हूँ मैं। श्री ने चाट वाले को पैसे दिए और रतन के पास आई। उसने रतन को गले लगा लिया। थैंक यू रतन। उसने भी श्री को गले लगाकर कहा, अभी तो बहुत कुछ करना है दी, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है। बातें करते हुए दोनों बहनें दुकान की तरफ बढ़ गई। शाम होते पूरा यादव परिवार इकट्ठा था। पुष्पा जी ने लिट्टी की पूरी तैयारी कर रखी थी। प्रेम जी ने गोपने की आग तैयार कर ली। चारों बहनें इधर उधर की बातें कर रही थी। प्रेम जी ने एक एक कर लिट्टियाँ आग में डाली और सेकनी शुरू कर दी। पुष्पा जी ने उबले आलू और भुने हुए बैंगन से चोखे की तैयारी कर रखी थी। श्री ने कहा, मम्मी मिर्च ज़्यादा डालना, थोड़ा तीखा अच्छा लगता है। रतन बोल पड़ी, नहीं मम्मी मिर्च बिल्कुल मत डालना, मैं नहीं खा पाऊँगी। तनु बोली, मम्मी टमाटर मत डालना। राशि ने कहा, टमाटर और मिर्च दोनों डालना मम्मी, अच्छा स्वाद आएगा। चारों की चार तरह की फरमाइशें सुनकर पुष्पा जी ने अपने हाथ बांध लिए और बोली, एक काम करो तुम लोग, ये दो गो आलू लो और अपना अपना हिसाब से अपना अपना चोखा तैयार कर लो। बैठ गए हैं चारों, सब फरमाइश चालू है। चलो इधर आओ सब। रतन आलू छीलो तुम, श्री प्याज काटो, तनु जाकर घी का कटोरा ले आओ, राशि जाकर हरी मिर्च और सरसों का तेल लेकर आओ। हाँ नहीं तो महारानी इधर बैठ के ऑर्डर मार रही है सब। चलो काम पे लगो सब। पोजे जैसन कोई रहती ना तो अब तक तुम लोग के रसोई में घुसा के रखती। अगो हम हैं कि मुश्किलों से कोई काम के लिए कहते हैं, तुम लोग भी सुकुमार जैसी बैठ जाती है, ये नहीं कि कोना मदद ही करते। रतन अपनी जगह से उछल कर बोली, मम्मी आप जो बोलोगी वो काम मैं कर दूंगी, लेकिन प्लीज़ पोजे का नाम मत लेना।
राशि और तनु भी सावधान मुद्रा में आ गई। राशि और तनु भागकर किचन में गई और जो भी काम पुष्पा ने कहा था वो करने में लग गई। श्री ने कहा, बुआ जी का खौफ बहुत ज़्यादा है लगता है। रतन ने कहा, तुम्हें क्या पता दी, वो सच में खौफनाक है। पुष्पा जी अपने से बड़ा लोग को ऐसा नहीं बोलते। तभी राशि और तनु भी आकर बोली, रतन दी सही तो कह रही है, 1 हफ्ते में हमारी क्या हालत कर दी थी उन्होंने। श्री को अब जानना था कि ऐसा क्या हुआ। वो थी तब तक तो सब कुछ ठीक था, फिर तीनों बहनें ऐसी बातें क्यों कर रही थी। तभी घर के अंदर पुष्पा जी का फ़ोन बजने लगा। वो उठकर अंदर चली गई। इधर रतन, तनु और राशि श्री को बुआ जी और उनकी बहुओं के जुल्म की कहानियां सुनाने लगी, जो श्री के जाने के बाद से शुरू हुई थी। तभी मुंह लटकाए पुष्पा जी अपना फ़ोन लिए बाहर आई और प्रेम जी के पास चली गई। प्रेम जी, क्या हुआ भाई, मुंह कहाँ लटका है तुम्हारा। पुष्पा जी ने कहा, बुआ जी आ रही हैं आँख का ऑपरेशन कराने। इतना सुनते चारों बहनों के तो जैसे होश ही उड़ गए। प्रेम जी भी हैरानी में पड़ गए। प्रेम जी बोले, अभी माने अभी काहे आ रही हैं। पुष्पा जी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप लिट्टी सेंकने में लग गई। राशि ने हंसते हुए कहा, मम्मी उल्लू बना रही है ना, अभी बुआ जी काहे आने लगी। पहली बात तो ये कि वो तुम्हारी नहीं, तुम्हारे पापा की बुआ है। और दूसरी बात ये कि बोकारो जैसे शहर में रह के समाज सेवा का ठेका तुम्हारे दादा के समय से चला आ रहा है। गांव में कोई बीमार पड़ता है तो उधर ठीक नहीं होता, अहीं यहाँ जाता है इलाज कराने। काहे कि रहना खाना इलाज भी मुफ्त में हो जाता है ना। आंखें तरेरते हुए पुष्पा जी बोली। तो प्रेम जी ने कहा, अरे नाराज़ काहे होते हो जी, पहले बताओ क्या बात है। बात का होगा तो बेटा बहू रहते हुए भी सेवा करवाने इन्हें आती है, फिर 10 जगह शिकायतें करती हैं। 1 घंटे का रास्ता में शहर पड़ता है, बड़का बड़का हॉस्पिटल भी है, लेकिन खर्चा से बचने के लिए यह आ जाती है लोग। हमारा भी उम्र हो गया है, पहले जैसे सेवा नहीं होती है अब हमसे। पहले फूफा जी का इलाज के लिए जाने कितना बार युवा आई, अब तब अम्मा जी, बड़की दीदी भी थी, उतना कुछ नहीं बोलती हमको। आगे महीना 2 महीना रहती थी, कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन अम्मा जी आप बड़की दीदी के बाद जब भी आई हैं हमको बहुत ज़्यादा परेशान करके रख देती हैं। तब हम कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन पिछला बार आई जब श्री चली गई उसके बाद हमको हमारा बेटियों को कितना तंग की। अब आ रही हैं आँख बनवाने, सेवा करवाने। पहले तो हम चुप रहते थे, लेकिन अब बेटियां बड़ी हो गई हैं, अब चुप नहीं रहेंगे, हम कह दे रहे हैं। पुष्पा जी आवेश में आकर बोले जा रही थी। श्री, रतन, तनु, राशि एक दूसरे का मुंह देख रही थी। श्री के अलावा चारों के मन में भी ऐसा ही कुछ चल रहा था, लेकिन पुष्पा जी ने अपनी भड़ास निकाल कर ये बात बता दी कि वो भी बेटियों के साथ ही हैं। प्रेम जी भी बुआ जी की हरकतों को अच्छे से जानते थे, इसीलिए चुप रहे। सबका मूड खराब हो चुका था। माहौल को हल्का करने के लिए प्रेम जी ने कहा, अभी आ नहीं न गई है, अभी काहे मूड खराब कर रही हो अपना, तब आएगी ना तब तुमको जो ठीक लगे करना। अभी तो देखो बेटी लोग का मुंह कैसे उतर गया है। चलो सब मिलकर लिट्टी चोखा का आनंद लेते हैं। प्रेम जी की बातों को समझकर सबने बुआ जी का टॉपिक बंद किया और जमकर लिट्टी चोखे का आनंद लिया। राशि और तनु कॉलेज चली गई, लेकिन रतन श्री की मदद करने लगी। प्रेम जी की कोशिशों से श्री को वो शॉप जल्दी ही मिल गई, लेकिन सेटअप करने में समय लगने वाला था। शैलेश वापस अपनी नौकरी पर जाने वाला था, इसीलिए जाने से पहले वो गौरी और गौरव से श्रद्धा को मिलवा देना चाहता था। रतन ने अपनी दुकान का पता देकर शैलेश को वहीं बुलवा लिया। दोपहर के समय शैलेश गौरव और गौरी को लेकर वहां आ गया। रतन बहुत उत्साह से सबसे मिली और श्री का परिचय करवाया। श्री ने कहा, ऊपर चलकर बात करते हैं। प्रेम जी ने दुकान में काम करने वाले स्टाफ से चाय लेकर आने को कहा और वो भी सबके साथ ऊपर वाले दुकान में चली गई। वहाँ जा काम चल रहा था, कुर्सियाँ लगाकर सभी बैठ गए। रतन ने अपनी बात कहना शुरू किया। गौरी, तुम्हें शादी की बहुत बहुत बधाइयाँ। तुम तो मुझे जानती हो, ये श्री दी हैं। हाँ, शैलेश भैया ने बताया था मुझे, आपने वाकई में दी अलीशा के साथ काम किया है। अमीन, विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है। रतन थोड़ी नाराज़गी से बोली, क्यों मुश्किल है। वो आगे कुछ कहते तभी श्री ने उसे रोकते हुए कहा, मैं समझ सकती हूँ कि भरोसा करना मुश्किल है, पर मैं झूठ नहीं कह रही। श्री ने रतन से कहा, नीचे मेरी फाइल पड़ी है, प्लीज़ ले आओ। वो चली गई। तभी चाय भी आ गई। सब चाय पी रहे थे, तभी रतन वापस आ गई। उसने श्री को फाइल थमाई और अपनी चाय पीने लगी। श्री ने गौरी और गौरव से कहा, इसमें मेरी इंटर्नशिप के लेटर के साथ मेरे सर्टिफिकेट्स भी हैं। इसके अलावा मेरे फ़ोन में बहुत कुछ है जो ये साबित करने के लिए काफ़ी होगा कि मैं सच कह रही हूँ। गौरी ने कहा, आपको बुरा लगा हो तो माफ़ करिए, लेकिन मैं अपनी सगाई की ड्रेस में रिस्क नहीं ले सकती। श्री ने कहा, बुरा मानने की कोई बात नहीं है, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। गौरी और गौरव फाइल लेकर देखने लगे। फाइल में अलीशा के साथ श्री की कई तस्वीरें भी थीं, साथ ही बेस्ट इंटर्न की ट्रॉफी के साथ भी कई तस्वीरें।
शैलेश की नज़रें बस रतन पर ही थी और रतन उसे अनदेखा करके श्री और गौरी की बातों में ध्यान लगाए बैठी थी। गौरी जैसे जैसे फाइल के पन्ने पलट पलट कर देखती जा रही थी, उसकी आंखें बड़ी होती जा रही थी। उसने अपने फ़ोन में अलीशा की वेबसाइट चेक की, उसमें भी कई जानकारियां मिल गई जिससे ये पता चला कि श्री सच कह रही है। मुझे तो बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। कुछ ही दिनों में मेरी सगाई है, तो आप मेरे लिए तब तक एक अच्छी सी ड्रेस रेडी कर देंगी ना? उसके बाद मैं अपनी शादी के कपड़े भी आपसे ही बनवाऊंगी। श्री को अचानक से यकीन नहीं हो रहा था कि उसे उसका पहला ऑर्डर मिल गया है। इधर युवराज के घर में होली की तैयारियां चल रही थी। होली के बाद आशिक की सगाई की तारीख तय होनी थी। वो कॉलेज में रतन से कुछ बात करना चाहता था, मगर उसके आदर्श उसे ऐसा करने से रोक रहे थे और रतन भी कुछ दिनों से कॉलेज में ही नहीं आ रही थी। श्री के बुटीक का काम शुरू हो चुका था। उसने घर से ही गौरी के लिए कपड़ों का काम शुरू कर दिया था। बुटीक का उद्घाटन होना बाकी था। चारों बहनें बैठी बुटीक के लिए कोई नाम ढूंढ रही थी। राशि: मुझे तो लगता है कि श्री का बुटीक ही बेस्ट होगा। तनु: हाँ अच्छा तो है। श्री: नहीं, अगर किसी के नाम पर ही रखना है तो मम्मी या पापा के नाम पर रख लेती हैं। रतन: चलो मम्मी पापा से ही पूछ कर देखते हैं। किसी का नाम पर ही रखना है तो कोई देवी देवता का नाम पर रख दो, जैसे माँ लक्ष्मी बुटीक, माँ दुर्गा बुटीक। पुष्पा जी वहीं आकर बोली। राशि ने आंखें बड़ी करके अपनी पुतलियाँ घुमाकर कहा, मम्मी कोई मंदिर नहीं बना रहे हैं हम। श्रुति का बुटीक है जहाँ डिज़ाइनर कपड़े बनेंगे, दुल्हनों के लिए लहंगे बनेंगे, पार्टी वियर गाउन और इंडियन वियर साड़ियाँ बनेंगे। तो इसका नाम भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए जो लोगों को याद रहे और कुछ ऐसा जो आकर्षित करे। पुष्पा जी ने भी आंखें घुमाते हुए कहा, बस सोचो तुम कोई बढ़िया नाम, सोचो और खोजो, मम्मी से मत पूछो। पुष्पा जी किचन में चली गई। श्री ने कहा, अच्छा 2 दिन बाद उद्घाटन है, नाम सोचकर हमें रजिस्टर करवाना था, उसके बाद ही बुटीक की ओपनिंग होगी, इसीलिए मैंने पहले ही नाम सोच लिया था और कार्ड भी छपवा लिए हैं। प्रेम जी तैयार हो रहे थे, उन्होंने कहा, आज बड़ी काम है बाबू, हम पहले जा रहे हैं, तुम बाद में आ जाना। श्री: ठीक है पापा, मुझे भी मार्केट जाना है, मैं सीधा दुकान पर पहुंच जाऊंगी। पूरे यादव परिवार ने श्री के बुटीक की ओपनिंग की तैयारियां कर रखी थी। प्रेम जी ने अपने जान पहचान वालों को भी निमंत्रण पत्र भेज दिए थे। रतन, तनु और राशि ने भी अपने कुछ दोस्तों को इनवाइट किया था। रतन आज ऑटो से कॉलेज पहुंची क्योंकि स्कूटी आज श्री के पास थी। वो जल्दी जल्दी अपनी क्लास की तरफ बढ़ ही रही थी, तभी वो अचानक किसी से टकरा कर गिर गई। तो किससे टकरा कर गिरी है रत्ना और क्या होने वाला है आगे, आने वाले एपिसोड ये बताएगा। तो बने रहिए साथ बेताबी तेरे इश्क की में।